नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्रतियोगिता हाउस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी ज्योग्राफी और इस सीरीज में ये हमारा 4th लेक्चर है। दोस्तों, आज जो चैप्टर हम पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है मैप्स। और यकीन मानिए, ज्योग्राफी में मैप्स के बिना आप बहुत कुछ नहीं पढ़ सकते हैं। अगर आपका मैप पक्का है, मैप आपने अच्छे से तैयार किया हुआ है, तो आप ज्योग्राफी को बहुत अच्छे से कवर कर सकते हैं। और इसलिए मैं कुछ चीज़ें आपको बता देता हूँ लेक्चर शुरू करने से पहले कि आप ज्योग्राफी पढ़ने के लिए आपके पास में कुछ चीज़ें होनी बहुत ज़रूरी है। उनमें नंबर 1 आता है एटलस। एटलस आप खरीद लीजिए। ऑक्सफोर्ड की एक एटलस आती है या फिर ब्लैक स्वॉन की भी एटलस आती है। जो भी एटलस आपको मिलती है वो आप ले सकते हैं। नंबर 2 आपके पास होना चाहिए मैप। मैप दो तरह के होते हैं, वो अभी हम पढ़ेंगे। तो ये दोनों तरह के मैप, यानी इंडिया का मैप और वर्ल्ड का मैप, दोनों मैप आपके पास होने ज़रूरी हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपके पास बेसिक्स हैं, यानी ज्योग्राफी पढ़ने के लिए ये चीज़ आपके पास होनी चाहिए। एटलस, मैप। अगर ये दो चीज़ें आपके पास हैं, आप जो मैप है इंडिया का और ये जो वर्ल्ड का है, ये आप अपने स्टडी रूम में आपकी दीवार पर लगा सकते हैं। और जब भी आपको डाउट हो किसी भी चीज़ में, कोई लोकेशन, नई लोकेशन करंट अफेयर्स में आप पढ़ रहे हैं, तो तुरंत आप उसको जाके मैप के अंदर टैली कीजिए, उसको रेफ़र कीजिए, तभी वो लोकेशन आपकी कंप्लीट हो जाती है। उसी टाइम पे वो चीज़, यानी वो लोकेशन आपको पता लग जाती है। इवन दो जो एटलस है, एटलस आपको इस तरह से बहुत अच्छे से काम करती है कि आप स्टेप बाय स्टेप, यानी पहले आप कंप्लीट मैप को आप देख लीजिए। कंप्लीट मैप देखने के बाद में आप स्टेप बाय स्टेप इन साइड में जो स्टेट्स हैं, नंबर ऑफ स्टेट्स, उनको अलग अलग चैप्टर में जाके आप उनको कवर कर सकते हैं। तो ये दो चीज़ें आपके पास में होनी ज़रूरी है। चलिए अब चैप्टर स्टार्ट करते हैं, मैप्स। दोस्तों, मैप दो प्रकार का होता है। नंबर 1 आता है पॉलिटिकल मैप, यानी अगर हम हिंदी में बात करें तो पॉलिटिकल मैप को हम बोलते हैं, या मैप को हम सबसे पहले बोलते हैं मानचित्र। और उसके बाद आता है पॉलिटिकल मैप, तो हम इसको बोलते हैं राजनीतिक मानचित्र। और फिजिकल मैप को हम बोलते हैं प्राकृतिक मानचित्र या भौतिक मानचित्र, जो भी आप कहना चाहें। सबसे पहले हम बात करते हैं पॉलिटिकल मानचित्र यानी राजनीतिक मानचित्र। जैसे मैप में आपको देखने से पता लग रहा होगा कि इस राजनीतिक मानचित्र में क्या होता है। राजनीतिक मानचित्र में किसी भी देश का अगर राजनीतिक मानचित्र है तो उसमें उसके शहरों के नाम, राजधानियों के नाम और जगहों के नाम दिए होते हैं। अगर हम बात करें फिजिकल मैप यानी भौतिक मानचित्र की, तो भौतिक मानचित्र में नदियों के नाम, पहाड़ों के नाम, मैदानों के नाम, झील, डेजर्ट, इन सब के नाम दिए होते हैं फिजिकल मानचित्र में, यानी भौतिक मानचित्र में। दोस्तों, कल भी मैंने जैसे आपको वीडियो के दौरान बताया था कि स्लाइड में जितना इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, अगर आप चाहें तो स्लाइड में जितना इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है उसको आप पीडीएफ फॉर्म में निकाल सकते हैं, बट जो मैं बोलता हूँ वो भी आपके लिए एक नोट्स की तरह ही काम करेगा। तो इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जो मैं बोलता हूँ उसको भी आप पेन पेपर लेके नोट डाउन करते रहिए, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी मिलेगी आपको जो आपको इन्फॉर्मेशन स्लाइड्स में नहीं मिलेगी। वो खाली मैं बोल रहा हूँ, उसको भी आप नोट डाउन कर लेंगे तो वो आपके नोट्स में वैल्यू एडिशन का काम करेगा। तो हम बात कर रहे थे भौतिक मैप की, फिजिकल मैप की। तो उसमें मैदान, पहाड़, मैदान, पर्वत, झील या फिर रेगिस्तान, इस तरह की जो प्राकृतिक कलाकृतियाँ किसी भी देश की होती हैं,
उनको हम कहाँ पे पढ़ते हैं? उनको हम पढ़ते हैं फिजिकल मैप में। आई होप पॉलिटिकल मैप और फिजिकल मैप आपको क्लियर हो गया होगा। आगे चलते हैं। एक और मैप आता है थीमेटिक मैप। थीमेटिक मैप में क्या होता है? थीमेटिक मैप में दोस्तों जो पर्टिकुलर किसी चीज़ के लिए अगर हम मैपिंग करते हैं, यानी एक मैप के अंदर अगर हम किसी पर्टिकुलर चीज़ को दर्शाते हैं, जैसे फॉरेस्ट कवर, यानी अगर हम बात करें कि भारत का फॉरेस्ट कवर कितना है और उसको हम एक मैप के माध्यम से दर्शा रहे हैं, तो उसको हम कहेंगे थीमेटिक मैप। या फिर किस एरिया में कितना रेनफॉल होता है या किस एरिया में सूखा पड़ता है, तो उसको हम कहेंगे थीमेटिक मैप। ये था तीसरा प्रकार मैप का, यानी मैप को हम तीन प्रकार से डिवाइड कर सकते हैं। नंबर 1 राजनीतिक मैप, राजनीतिक मानचित्र, और नंबर 2 पे आता है आपका भौतिक मानचित्र, और नंबर 3 पे आता है आपका थीमेटिक मानचित्र। दोस्तों थीमेटिक मानचित्र को एनसीईआरटी में थीमेटिक, हिंदी में भी थीमेटिक मानचित्र ही लिखा हुआ है। चलिए आगे चलते हैं। अब बात आती है कि मैप को हम पढ़ते कैसे हैं। मैप के ऊपर डिस्टेंस किस तरह से कवर की जाती है, डिस्टेंस को कैसे देखा जाता है, और इतने बड़े भूभाग को एक छोटे से मैप के ऊपर कैसे दर्शाया जाता है, चलिए देखते हैं। बड़े भूभाग को मैप के अंदर छोटे रूप में दर्शाने के लिए हमें ज़रूरत पड़ती है स्केल की। और ये स्केल क्या होता है? स्केल होता है बड़े भूभाग पर स्थित जो डिस्टेंस होती है, बड़े भूभाग पर जो डिस्टेंस होती है और मानचित्र के ऊपर जो डिस्टेंस होती है, उन दोनों का जो रेशो होता है, जो दोनों का अनुपात होता है, उसी को हम कहते हैं स्केल। चलिए एक एग्जांपल की मदद से इसको मैं आपको समझाता हूँ। आप मान लीजिए कि दिल्ली और सहारनपुर दोनों का डिस्टेंस मान लो 200 किलोमीटर है। बट अब मैप के ऊपर तो हम 200 किलोमीटर की लाइन नहीं ड्रॉ कर सकते, नहीं खींच सकते। तो स्केलिंग में क्या करते हैं हम, 200 किलोमीटर इक्वल टू हम मान लेंगे 2 सेंटीमीटर, या 100 किलोमीटर इक्वल टू हम मान लेंगे 1 सेंटीमीटर। तो इस तरह से एक मैप को ड्रॉ करने के लिए हमें आसानी हो जाती है। इसको हम कहते हैं स्केलिंग। स्केलिंग दो प्रकार की होती है, स्मॉल स्केल मैप और लार्ज स्केल मैप। यानी जब छोटी डिस्टेंस को जब हम रेशो में नापते हैं, जैसे 10 किलोमीटर बराबर 2 सेंटीमीटर, तो उसको हम कहते हैं स्मॉल स्केल मैप। और जब बड़ी डिस्टेंस को हम छोटी डिस्टेंस में कन्वर्ट करने के लिए स्केल करते हैं, यानी 500 किलोमीटर या 1000 किलोमीटर इक्वल टू 2 सेंटीमीटर, तो उसको हम कहते हैं लार्ज स्केल मैप। इसी स्केल की मदद से हम बड़े भूभाग को मैप के माध्यम से दर्शा सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट आता है इसमें डायरेक्शन। डायरेक्शन का सभी को पता ही होगा। ये नॉर्थ डायरेक्शन है, ये साउथ डायरेक्शन है, ये ईस्ट और ये वेस्ट। अब आता है कोऑर्डिनल पॉइंट क्या होता है। कोऑर्डिनल पॉइंट देखो, वो महत्वपूर्ण बिंदु है जिससे हम दिशा का पता करते हैं। ये नॉर्थ साइड है और ये ईस्ट साइड है। इन दोनों के बीच में भी एक डायरेक्शन होती है, उसको हम कहते हैं नॉर्थ ईस्ट या उत्तर पूर्व दिशा। उत्तर पूर्व दिशा। इसी प्रकार से हर एक जो मेन डायरेक्शन होती है, यानी 4 हमारे मेन डायरेक्शन है और उन 4 मेन डायरेक्शन के बीच में कुछ कोऑर्डिनल पॉइंट्स बना रखे हैं। जैसे नॉर्थ और ईस्ट यानी उत्तर और पूर्व दिशा के बीच में
एक और दिशा बताते हैं जिसको कहते हैं उत्तर पूर्व दिशा। ठीक उसी प्रकार ईस्ट और साउथ के बीच में साउथ ईस्ट एक डायरेक्शन है, यानी दक्षिण पूर्व दिशा। उसी प्रकार से वेस्ट और साउथ के बीच में भी एक दिशा बताते हैं जिसको हम कहते हैं साउथ वेस्ट, यानी दक्षिण पश्चिमी दिशा। तो इस प्रकार से चार हमारी मेन डायरेक्शन, यानी चार हमारी मेन डायरेक्शन और चार ही हमारी हो गई कोऑर्डिनल पॉइंट्स। तो हमारी टोटल डायरेक्शन बन जाती है 8। इसको आप याद रखिएगा, आगे काम आएगी, ये आपको रीजनिंग में भी काम आ सकती है। नेक्स्ट अब आता है सिंबल, यानी सिंबल सूचक निशान। दोस्तों मैप के ऊपर जब आप देखेंगे, अगर आपके पास एटलस है या आपके पास मैप है आपके रूम के अंदर, तो अगर आप उसको गौर से देखें तो उसमें कुछ संकेत दिए होते हैं। उन संकेतों के माध्यम से जगहों के नाम, चीज़ों के नाम या अन्य जो भी दर्शाना होता है उनका नाम उसमें उन संकेतों के माध्यम से दर्शाया जाता है मैप के अंदर। चलिए वन बाय वन करके देखते हैं। जैसे रेलवे लाइन, इस तरह की जो लाइन बनी होती है, एक सीधी लाइन और फिर उसको क्रॉस कर दिया जाता है, तो इसको रेलवे लाइन बोलते हैं। और इस तरह का अगर कोई सूचक आपको मैप के अंदर दिखाई दे तो उसको रेलवे स्टेशन बोलते हैं। रोड्स में अगर हम बात करें तो मेटल्ड और अनमेटल्ड, यानी ये पक्का रास्ते को दर्शाता है और ये डॉटेड लाइन कच्चा रास्ते को दर्शाती है। बाउंड्रीज में भी ठीक उसी प्रकार से बाउंड्रीज में भी है, ये इंटरनेशनल बाउंड्री यानी अंतर्राष्ट्रीय सीमा को दर्शाता है, ये राज्य की सीमा को दर्शाता है और ये डिस्ट्रिक्ट की सीमा को दर्शाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस तरह का जो नीला पानी बहता हुआ आपको दिखेगा दो लाइनों के बीच में, तो ये नदी को दर्शाता है और ये तालाब को दर्शाता है। उसके अलावा कैनल और ब्रिज, ये ब्रिज का सिंबल है और ये कैनल यानी नहर का सिंबल है। ठीक उसी प्रकार से टेम्पल यानी मंदिर, चर्च, मस्जिद या छतरी, इनको दर्शाने के लिए भी अलग अलग सिंबल का यूज़ किया गया है। फिर पोस्ट ऑफिस और अदर जितने भी पुलिस स्टेशन, टेलीग्राफ ऑफिस, पोस्ट ऑफिस, इनको दर्शाने के लिए इस तरह के सिंबल्स लिखे होते हैं मैप के ऊपर। पेड़ पौधे या पेड़ों को दर्शाने के लिए ये इस तरह के मैप में इस तरह के पेड़ बने होते हैं और घास फूस को दर्शाने के लिए ऐसे बना होता है। तो ये जो सिंबल्स हैं, ये संकेत हैं, ये हमें दर्शाते हैं, ये हमें बताते हैं कि किस जगह पे, क्योंकि हर जगह पे लिख के बताना आसान नहीं है, उससे मैप के ऊपर जगह भी नहीं होती है और मैप के ऊपर आप इतना लिख भी नहीं सकते जिससे, क्योंकि बहुत छोटा सा यानी बड़ा स्थलाकृति या बड़ी चीज़ों को छोटी रूप में दिखाना होता है, तो वहाँ पे संकेतों के माध्यम से कम जगह में अधिक चीज़ों को दिखाया जा सकता है। तो ये होता है सिंबल्स। आगे चलते हैं। ये एक पिक्चर फोटोग्राफ आपको दी गई है, आप इसमें कुछ चीज़ों को देख के बता सकते हैं, आपका प्रैक्टिस हो जाएगा। जैसे ये तालाब है, ये एक रेलवे लाइन है, ये एक रिवर है, नदी, ये नदी को दर्शाता है। ये आप देख रहे होंगे एक टेम्पल है, पेड़ पौधे और अन्य कई तरह की चीज़ें इस मैप के अंदर दर्शाई गई है, पुलिस स्टेशन, ये स्कूल। तो दोस्तों इस तरह से सिंबल्स की मदद से हम बिना लिखे भी, अगर वहाँ पे कुछ नहीं भी लिखा हुआ है, खाली सिंबल बना हुआ है, तो उसकी मदद से भी हम मैप को देखकर बता सकते हैं कि वो एक्चुअल में कौन सी जगह है। तो ये था हमारा 4th लेक्चर जिसका नाम था मैप्स। और मैप पढ़ने के लिए मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया, आपके पास एटलस होना चाहिए, आपके रूम के अंदर मैप्स होने चाहिए, इंडिया का मैप, वर्ल्ड का मैप, पॉलिटिकल, फिजिकल, ये सभी तरह के मैप्स आपके पास होने चाहिए, तभी आप अच्छे से ज्योग्राफी को कवर कर सकते हैं। चलिए अब कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। वृक्षों को वितरण, नंबर 1 क्वेश्चन है, वृक्षों के वितरण को दिखाने वाले मानचित्र को क्या कहते हैं? बताइए क्या कहते हैं, कौन सा मैप बोलते हैं? मैप मैंने आपको बताया 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला पॉलिटिकल, उसके बाद फिजिकल और उसके बाद थीमेटिक मैप। तो बताइए क्या आंसर होगा इसका? इसका आंसर होगा थीमेटिक मैप। नेक्स्ट आगे चलते हैं। नीले रंग का प्रयोग किसे दिखाने के लिए किया जाता है? अभी मैंने आपको बताया था नीले रंग का प्रयोग, देखिए ये जो रिवर है और तालाब है, इनको दिखाने के लिए नीले रंग का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट,
नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, दिक्सूचक का उपयोग किसके लिए किया जाता है? बताइए, दिक्सूचक का उपयोग किसके लिए किया जाता है? पृथ्वी के रोटेशन को देखने के लिए, या फिर डायरेक्शन को देखने के लिए, या कोई और चीज को देखने के लिए? तो दिक्सूचक मैं आपको बता दूं, हिंदी में इसको बोलते हैं कंपास। हिंदी में इसको, इंग्लिश में इसको बोलते हैं कंपास। तो कंपास का यूज जो है वो डायरेक्शन को पता करने के लिए किया जाता है। तो दोस्तों, इस प्रकार से हमने आज ज्योग्राफी, एनसीईआरटी ज्योग्राफी क्लास 6 का चैप्टर नंबर 4 कवर किया है। आगे भी इसी तरह से जारी रहेंगे, और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जिसको भी ये वीडियो मिलता है वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ इस चैनल को जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि उन तक भी ये इन्फॉर्मेशन पहुंच सके और वो भी इन वीडियोस का और इस चैनल का लाभ उठा सके। आगे मिलते हैं नई वीडियो के साथ, चैप्टर नंबर 5। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।